चलिए, ऑल ऑफ यू बी रेडी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जल्दी से आ जाइए, अपने अपने किताबों में खोल लीजिए। इंस्टीट्यूट के मैट को अभी यूज कर रहे हैं या जो भी मैट आपके पास हो। ओपन दिस न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इंडेक्स में देख लीजिए, ये ओल्ड सिलेबस में इकोनॉमिक लॉ के अंदर होता था, इकोनॉमिक लॉ के बुक के अंदर। इफ यू आर हैविंग द ओल्ड सिलेबस मैट, अगर आपकी बिल्डिंग में कोई के पास हो, एंड न्यू सिलेबस में इट इज इन जूरिस्प्रूडेंस और इट इज इन माई मैट ऑल्सो, बट इन माई मैट ऑल्सो इट इज इन इकोनॉमिक लॉ। ओके, इंस्टीट्यूट नया मैट नहीं आया आपके पास? नया मैट इंस्टीट्यूट है ना? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अपने अपने किताबों में खोल लीजिए। चलिए, रेडी, लेट्स स्टार्ट। बड़ा है दिखने में, बट इट इज इजियर। ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जाऊं आपको। पहले समझो व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट। एक लाइन लिखवाऊंगा, लिख भी लिया होगा। इट इज अ प्रोसीड्यूरल लॉ, यानी यहां बहुत सारे प्रोसीड्यूर बताए जाते हैं, और यहां जो भी प्रोसीड्यूर बताए जाते हैं टू गेट रिलीफ, और ये रिलीफ जो होता है ना यहां पर, एंड राइट्स फॉर, टू गेट रिलीफ फॉर, क्या चीज के राइट्स को रिलीफ, मतलब क्या चीज के रिलीफ दिए जा रहे हैं? फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सिविल राइट्स, यानी आपके कोई सिविल राइट्स अगर आपको नहीं देता है तो आप इस एक्ट के अंदर जा सकते हैं। इट इज अ प्रोसीड्यूरल लॉ टू गेट रिलीफ, it is a procedural law to get relief for enforcement of civil rights. Civil rights enforce कर रहे हैं, यानी criminal matters के लिए हम इस एक्ट के अंदर नहीं जाएंगे। This is a procedural law to get relief for enforcement of civil rights. ऐसा लिख रहे हो आप? सिविल मैटर्स के लिए यहां जाते हैं। तो एक लड़का अच्छा पूछा, सर सिविल मैटर्स के लिए तो सिलेबस में एक और एक्ट भी होता है, सिविल प्रोसीड्यूर कोड। बिल्कुल सही बोला। दिस एक्ट सप्लीमेंट सिविल प्रोसीड्यूर कोड, यानी उस एक्ट को और हेल्प करता है। दिस एक्ट सप्लीमेंट्स, ये जो एक्ट है ये सप्लीमेंट करता है सिविल प्रोसीड्यूर कोड को। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज अ प्रोसीड्यूरल लॉ टू गेट रिलीफ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सिविल राइट्स। दिस एक्ट सप्लीमेंट्स सिविल प्रोसीड्यूर कोड, ये सप्लीमेंट करता है सिविल प्रोसीड्यूर कोड को। सर ये हो क्या रहा है क्या चीज बताएंगे, बट एक चीज बता देता हूं, यहां पे हेल्प किया जा रहा है सिविल प्रोसीड्यूर कोड को, बट ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। यानी इस एक्ट में बहुत एग्जांपल्स हैं, बहुत प्रोसीड्यूर है, पर ऐसा नहीं है कि इस एक्ट में जो लिख दिया गया है बस वही सब कुछ है, इसके अलावा तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो एक लाइन है, दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। सर ये लिखवाया क्यों? एमसीक्यू के एंगल से ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पेसिफिक रिलीफ में जब किसी के साथ क्राइम होता है, कोई विक्टिम बनता है, वो भी तो रिलीफ चाहता है, वो भी चला जाएगा क्या इसके अंदर? हमको रिलीफ दीजिए ना। आप लोग का एक एक्ट है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो इसीलिए बेस एमसीक्यू के एंगल से सॉलिड करवाने के लिए आई हैव डिक्टेटेड दैट दिस इज अ प्रोसीड्यूरल लॉ where a person gets relief for enforcement of civil rights, and this act supplements civil procedure code. यहां पर सब हेल्प कर रहा है ये सिविल प्रोसीड्यूर कोड को, ये एक्ट में हेल्प किया जा रहा है सिविल प्रोसीड्यूर कोड को। सर होता क्या है पता चलेगा, पता चलेगा, थोड़ा सा रुको। सर क्या होते हैं स्पेसिफिक रिलीफ्स? यहां से यहां तक स्पेसिफिक रिलीफ है, और यहां से यहां तक इंजंक्शंस हैं, प्रिवेंटिव रिलीफ। एक बार ऑब्जर्व करो कि व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स इन दिस एक्ट। ये समरी है पूरे चैप्टर का। मैं अभी तक चैप्टर के अंदर है क्या अभी तक नहीं समझाया हूं, अभी समझाता हूं, आ ही जाता हूं थोड़ी देर में। चलो, मैंने एक 5 स्टार होटल के लिए आपको प्लॉट ऑफ लैंड बेचने का सौदा किया था। एकदम इजी क्लास है। मैं बोल रहा हूं मैं आपको एक लैंड बेचूंगा, और आप भी बोल रहे हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा लैंड है, मैं 5 स्टार होटल बनाना चाह रहा हूं। आपसे मेरी लगातार मीटिंग चल रही है, सौदा वादा हो गया है, पर अभी तक ओनरशिप लैंड का ट्रांसफर नहीं हुआ था। सेलर ऑफ द लैंड पलट गया,
और आपके खर्चे लग गए बहुत सारे, आप पूरा आर्किटेक्ट से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वो बना रखे हैं, फॉरेन कोलैबोरेटर्स से बात कर लिया क्या क्या मशीन लगाएंगे आप इस होटल में, अलग टाइप का लिफ्ट, बहुत कुछ होता है पता ना, होटल बनना इतना वो नहीं है, बस टेंट की तरह बन गया। बायर ऑफ लैंड ने अपना खर्चा बहुत कुछ कर दिया और सेलर बोलता है पलट गया क्योंकि उसको कोई दूसरा ग्राहक मिल गया है, दैट पर्सन इज रेडी टू बाय एट हायर कॉस्ट, सॉरी दिस इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आई विल नॉट सेल यू, मैं आपको ये लैंड नहीं बेचूंगा। तब बायर करेगा, कोर्ट के पास जाएगा एंड कोर्ट से उसका एक अधिकार है कि मेरे को स्पेसिफिक रिलीफ दिलवाइए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवाइए, मतलब जो प्रॉमिस किया गया था he can claim that as a matter of right. Specific performance का मतलब समझ में आ रहा है सर? चैप्टर का नाम भी तो वही है ना ना ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस है। चैप्टर का नाम है स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर वन ऑफ द रिलीफ का नाम है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो वादा किया था वो ही मुझे चाहिए, मेरा हक है। और आजकल 2018 में देखो एक्ट का नाम क्या है 1963, पर 2018 में अमेंडमेंट्स आ गए थे, इसमें 18 ही था शायद, तो उस अमेंडमेंट्स के बाद यहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल हो गया वर्ड। पहले क्या लिखा रहता था पता है? कोर्ट मे अलाउ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट मे नॉट अलाउ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आजकल क्या हो गया? कोर्ट शैल अलाउ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू दैट पार्टी, बट एक्सेप्शंस आज भी है, यानी कभी कभी क्या हो जाता है शैल की जगह मे। बट पहला लाइन एक बहुत बड़ा चेंज किया, कोर्ट शैल अलाउ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो ये पहला स्पेसिफिक रिलीफ का वन ऑफ द आइटम क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ताकि आइडिया मिला चैप्टर क्या चीज के बारे में। चैप्टर में दो रिलीफ्स है, देखो एक है स्पेसिफिक रिलीफ जो इस सेक्शंस के अंदर मिल रहे हैं, एक है प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिवेंटिव रिलीफ का एग्जांपल सुनो। सपोज ये मेरा घर है, दिख रहा है जहां बिल्डिंग तुम लोग बैठे हुए, पास में बाजू में बगल में एडजेसेंट एक छोटा सा बिल्डिंग और है। उन लोग क्या कर रहे हैं पता है? जैसे अब पुराने बिल्डिंगों में वो कुछ ऐसे छज्जे निकलते थे ना खिड़कियों के बाहर, आजकल बंद हो गए हैं, तो उन लोग छज्जा निकाल रहे हैं अपना, बारिश का पानी अंदर जाता होगा, पर छज्जा पता है कहां तक आ रहा है? मेरा खिड़की तक आ गया। तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगा और बोलूंगा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका, जल्दी से कोर्ट के पास जाके क्या करवाया पता है? कोर्ट का लेटर आ गया है उसके पास, अब स्टॉप दिस इलीगल कंस्ट्रक्शन, यू आर hampering his light and air, your neighbor's light and air, stop it and remove what you have constructed illegally. समझ में आया एग्जाम्पल? यानी कि कोर्ट उसको इंजंक्शन दिया, इंजेक्शन नहीं बोला, इंजंक्शन। कोर्ट इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम डूइंग अ नेगेटिव एक्ट एंड कोर्ट इज ऑल्सो गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस टू डू समथिंग। क्या करने बोला? जो बना लिया है अभी तक उसको भी तोड़ो। इलीगल चीजों में यही होता है, तुम क्या बोलोगे? जज साहब गलती हो गया, आगे नहीं बनाएंगे, पर जितना बना लिया उतना तो ठीक है ना। जब कोई इलीगल तल्ला बनाते हो ना और सेटिंग नहीं होता मिनिस्ट्री में आपका, गवर्नमेंट और म्युनिसिपल में, तो तोड़ना भी पड़ता है, वहां अपना थीम मत लगा देना, अच्छा ठीक है आगे नहीं बनाएंगे, 2 तल्ला तो एक्स्ट्रा बना लिया, हाँ रहते हैं, बाय गुड बाय ना। जो बना लियो इलीगल तरीके से उसको भी खल्लास करो। तो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? हिंदी समझ में आता है? जो लोग घर पे बैठे हो, बोलने पर भी नहीं है आलसी, तो इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन में हम नेगेटिव काम को रुकवाते हैं। हिंदी समझ में आता है, बंगाली में आप नेगेटिव काम को रुकवा देगा, एंड और जो करना चाहिए कुछ अच्छा काम वो भी करना पड़ेगा, यानी कि वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है उसको तोड़ो। लोग इंजंक्शन मतलब सिर्फ सोचते हैं नेगेटिव काम को रुकवाना, कई बार इंजंक्शन में ये ऑर्डर भी लिखा रहता है दैट जो तो तुम्हें बना लिया एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन ওইটাকে তোমাকে ভাঙতে হবে, यू हैव टू ब्रेक इट व्हाटएवर यू हैव कंस्ट्रक्टेड इलीगली। तो ये भी एक टाइप का इंजंक्शन स्पेसिफिक रिलीफ है। इंजंक्शन का मतलब समझ में आया? लिखो बहुत अच्छा चीज, इलीगल कंस्ट्रक्शन, याद आ जाएगा ना एग्जांपल सुन के। कोर्ट क्या ऑर्डर दिया उसको? ए रोक, और जितना बनाया है उसको तोड़। तो कोर्ट रोकने भी बोला, कोर्ट कुछ करने भी बोला, यानी नॉर्मली नेगेटिव चीजों को रुकवाने के लिए होता है, पर कई बार कोर्ट कुछ करने भी बोलता है, जो बना लिया एक्स्ट्रा उसको तोड़। तो दिस इज इंजंक्शन। ये भी आपको एक रिलीफ दिलवा रहा था। स्पेसिफिक रिलीफ वाज गिवन टू यू इवन इन इंजंक्शंस। हम पहले 2 चीज को सिखाया है ताकि ये मेन 2 आइटम्स बहुत पॉपुलर है। वन इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अंडरस्टूड एवरीवन, कि करिए करिए वो बिल्डिंग उसको दीजिए, आप ही की है, टाइटल आप ही की है, चलिए चुपचाप उसको दीजिए। और एक क्या है? इंजंक्शन, नेबर्स वाला एग्जाम्पल लिखा है, कई लोग घर से लिख ही नहीं रहे हैं। उठा पेन, अंडरस्टूड, वेरी गुड।
अब देखो और भी रिलीफ्स है ना, स्पेसिफिक रिलीफ कितने प्रकार के दिए हुए हैं? 7। इजी पेपर दे देता है कई बार। एक्सप्लेन ब्रीफली वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स, या नेम मेंशन 3 मार्क्स का वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स। तो ये 7 नाम लिखना पड़ेगा। तो ये 7 नाम पढ़ते पढ़ते याद होगा, ऐसे कोई क्रिश नहीं है आप कभी देखते ही हाँ दादी पूरा याद हो गया, घर आके पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़ना पड़ेगा घर आके भी। ओके आइए शुरू करते हैं। अच्छा कॉपी है क्या आप लोग का? कॉपी में लिख लिया था नेम ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स, सॉरी रिमेडीज अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हेडिंग दो। रिमेडीज अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। रिमेडीज के अंदर हेडिंग पता है क्या बनाओगे? देखो एमसीक्यू में फंस सकता है बच्चा। स्पेसिफिक रिलीफ्स एंड प्रिवेंटिव रिलीफ। तो सुनो मजेदार चीज, प्रिवेंटिव रिलीफ जो अभी मैं आपको इंजंक्शन सिखा रहा था ना, वो स्पेसिफिक रिलीफ नहीं है, मुंह से बोलने में भूल हुआ, वो रिमेडीज अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। इंजंक्शन इज नॉट अ स्पेसिफिक रिलीफ, इंजंक्शन इज अ रिमेडी अंडर दिस एक्ट, जहां पर हम गलत चीज को रुकवाते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ में कुछ और होता है। जो आप बाकी 6 आइटम देखोगे ना, यहां पे 6 आइटम्स हैं। तो एमसीक्यू में जानबूझ के क्या करेगा पता है? चूज द ऑड वन आउट, जिसमें वन ऑफ द आइटम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और जो 3 आइटम भी स्पेसिफिक रिलीफ वाले होंगे, पर एक आइटम क्या रहेगा? इंजंक्शन। तो इंजंक्शन एक ऑड वन आउट है, बिकॉज इंजंक्शन भी एक रिमेडी है। वो नेबर का इलीगल कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया मैंने, बट याद रखना अदर टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स आर क्लासिफाइड सेपरेटली। तो कॉपी एंड रनिंग नोट्स लिखिए, जो यूट्यूब पर भी देखेंगे कभी, प्लीज क्लासिफाई इट। कि रिमेडीज हेडिंग दो, रिमेडीज कि इस एक्ट के अंदर जो रिमेडीज हैं उसकी हेडिंग दीजिए पहले आप। रिमेडीज, स्टार्ट ऑब्जर्विंग। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। सारा नाम मत लिखो भी, मेरे बाद में घर जाके सारे नाम लिख लेना। आइए द नेक्स्ट लाइन ऑफ अटैक। सुनो यहां पे ना कुछ सेक्शन नंबर्स बहुत फेमस हैं, कुछ इस चैप्टर में, वरना हर चैप्टर्स में मैंने नहीं बोला। वैसे इसके एक फेमस नंबर्स हैं, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। सेक्शन 5 एंड 6 आर वेरी फेमस। तो तुम भी कॉपी में लिखो ना, सेक्शन 5 लर्न द नंबर, और भी मैटर भी देखोगे। सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये वन ऑफ द रेमेडीज है जो ऊपर लिस्ट में भी शामिल हुआ है, आप देखोगे शायद। एक मिनट, लिस्ट में शामिल है क्या? है ना? रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, 5 से लेकर 8 जो है वो रिकवरिंग क्या है? पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी वाले केसेस है। तो ये 5 एंड 6 क्या चीज से रिलेटेड है? ब्रैकेट में लिखना अलग इंक से, इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोनों 5 एंड 6 में क्या वर्ड आ रहा है? बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इमूवेबल हमें क्यों लिखवाया है? क्योंकि थोड़ी देर बाद 7 और 8 आने वाला है। सुन रहे हो ना हम क्या इशारा मेरा? 7 और 8 क्या चीज से रिलेटेड होगा? मूवेबल से रिलेटेड होने का चांसेस है। तो बैकग्राउंड रेडी हो गया। 5 एंड 6 किससे रिलेटेड है? जमीन जायदाद, इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले स्टोरी की तरह सुन लो। सेक्शन 6 क्या बोलता है देखो इंग्लिश में, बात सुनो। एक टेनेंट अगर ओनर का रेंट नहीं देता है तो ओनर उसको लीगल नोटिस देता है,
कोर्ट का नोटिस आता है कि घर खाली कर दीजिए, वो तो सही तरीका है ना भाई, खाली करवाए गए, भाड़ा नहीं दे रहे हैं, 1 साल से भाड़ा ड्यू हो गया, एग्जाम्पल 8 महीना से भाड़ा ड्यू हो गया, रेंट ड्यू हो गया, आप उसको खाली करवाएंगे, एविक्ट करवाएंगे। पर अगर ओनर मस्तान है, शिव नाम था ना तुम्हारा, शिवम था, वही की बात है, तो ये शिवम है, ये ज्यादा गुस्सैल ओनर है, लैंडलॉर्ड, टेनेंट को गुंडा लोग का सहायता से ये बाहर फेंकवा दिया। गलत किया ना, गलत किया, बात गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। नोटिस देता, कोर्ट का प्रोसेस फॉलो करता, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ फॉलो किए बिना आप जब बाहर कर देते हैं टेनेंट को, टेनेंट घर वापस पाएगा। इसी एक्ट में रिमेडी है उसके लिए, है क्या फालतू एक्ट है, टेनेंट के लिए रिमेडी है। हां, एक बार का टेनेंट वापस घर पाएगा। इफ अ पर्सन इज डिस्पोजेस्ड, मतलब जानते हो, डिस्पोजेस्ड, हटा दिया गया विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीड्यूर ऑफ लॉ विद इन 6 months, कितना मंथ्स, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, वो सिविल प्रोसीड्यूर कोड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रिमेडी है। मेरा घर वापस दिलवाइए, ऐसे मेरे को कैसे हटा सकते हैं। मेरा बेटा, एक बुढ़िया चली गई कोर्ट में, बेटा ऑफिस गया हुआ था, गुंडा लोग आकर हम लोग को बाहर कर दिए, बर्तन भी गिरा दिए, कांच का तो 2 प्याला भी फूट गया, एग्जाम्पल है। तो ये किसके फेवर में, याद हो गया, जोर से बोलो, टेनेंट। कितने महीना के अंदर एमसीक्यू आता है, टेनेंट केस फाइल करेगा, 6 महीना। बट सुनो, सेक्शन नंबर 6 चल रहा है अभी, पहले इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकता है, जीत गया टेनेंट। बट ओनर भी कोई बेवकूफ नहीं है, वो अब ये जो टेनेंट गंदा काम करके वापस हासिल कर लिया है, हिम्मत नहीं हारेगा, वो दिखाएगा कोर्ट में, वापस एक सूट फाइल करेगा, अपील नहीं कर सकता वो, पर क्या करेगा, अपना टाइटल प्रूव करेगा कोर्ट में और अपना घर वापस पाएगा। यानी एक बार का टेनेंट जीता, पर बाद में ओनर अपील नहीं किया। अपील पर क्वेश्चन आता है, कैन एन ओनर मेक अपील अगेंस्ट अंडर ऑर्डर अंडर सेक्शन 6? तो याद रखना, सेक्शन 6 के ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं है, बट ओनर एक अलग सूट फाइल करके अपना सुपीरियर टाइटल स्टैब्लिश करके, यूजुअली उसके लिए 12 साल का टाइम होता है, जब भी वो टेनेंट गलत तरीके से हासिल कर लिया है, तो वो सूट फाइल करके वो अपना वापस घर वापस पाएगा। यानी सेक्शन 5 किस बेसिस पर चलता है, टाइटल के बेसिस पर। सेक्शन 6 में टेनेंट किस बेसिस पे जीता था, कि हम रह रहे थे, पोजेशन में था, बिना प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए मेरे को क्या कर दिया गया है, डिस्पोजेस। याद हो रहा है वर्ड्स जो घर से भी देख रहे हैं? तो आइए इंग्लिश देखो। इफ अ पर्सन इज, सारा अंडरलाइन मत करना, तुम लोग को टेक्निक्स पता है मेरे इस क्लास का, अगर आप सारा रेगुलरली करते हो। डिस्पोजेस, इंक चेंज करना आज बहुत जरूरी है, विदाउट हिज कंसेंट। एंड गलत तरीके से हुआ था क्या, हाँ या ना बताओ? तो लिखा हुआ है अदरवाइज को वो करो, अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। तो इजी लैंग्वेज बताओ इसका क्या होगा, विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीड्यूर, अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ मतलब क्या है, विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीड्यूर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीड्यूर लिख लिया होगा। हार्ड इंग्लिश को मैं ब्रैकेट और टच भी नहीं कर रहा हूं, तुम बाद में भी उतारना मत। देखो, देन विद इन, इजी लैंग्वेज लिख रहा हूं, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। जो जो लाइंस में टच नहीं किया उसको यूज मत करना। यहां लिखा है नो सूट विल बी ब्रॉट आफ्टर 6 months, तो ऑपोजिट बोलो, विद इन, सूट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ, ये सब वर्ड्स आंसर में चाहिएंगे मुझे भी, डिस्पोजेशन। याद हो रहा है लैंग्वेज, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। स्क्रीन दिख रहा है, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। कौन जीता? जिसको आप हटाए गए हैं वो एक बार का जीत गया। आगे देखो, नो अपील शैल लाई, ये एमसीक्यू में आता है, 1 mark का क्वेश्चन आता है कि अरे यार, कैन ओनर फाइल एन अपील, कैन ओनर फाइल अपील अगेंस्ट सेक्शन 6? बोलो हाँ या ना। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन अ सूट। यस और नो? कोई अपील फाइल नहीं किया जाएगा। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन अ सूट, बट ओनर कैन, लिखना, बट ओनर कैन प्रूव हिज टाइटल अंडर सेक्शन 5 टू रिकवर द पोजेशन।
यानी दोनों अलग अलग चीज है, कोई लिंक नहीं है। वो सेक्शन 6 का सहायता लेता है, ये क्या चीज का सहायता लेता है? सेक्शन टाइटल वर्ड पे मार्क्स है। विद इन द लिमिटेशन पीरियड लिख देना बस। यूजुअली 12 ईयर्स होता है फ्रॉम दिस एडवर्स पोजेशन। ये सब चीज में केस फाइल करने का टाइम यूजुअली 12 ईयर्स है। किसके लिए 12 ईयर्स है? ओनर के लिए 12 साल है। टेनेंट के लिए वापस पाने का टाइमलाइंस क्या है? 6 मंथ्स। साथ साथ में एमसीक्यू पर भी फोकस करते चलो। एमसीक्यूज अच्छा होने से अपने आप 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बेटर हो जाते हैं। तो डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? कैन ओनर फाइल अपील अगेंस्ट सेक्शन 6? An owner can prove his title under section 5 to recover the possession within the limitation period of 12 years. Within the limitation period of 12 years ये केस फाइल कर सकता है। Within the limitation period of 12 years. बोलो, convinced everyone in the batch? सबको convincing लग रहा है आंसर? तो मैंने क्या किया पता है, कॉपी में ही आपको पूरा लिखवा दिया। बुक की लैंग्वेज टफ थी कि टेनेंट कैन गेट, यानी कि टेनेंट के लिए ये एक्ट क्या बोल रहा है? सेक्शन 6 में टेनेंट के लिए क्या रिमेडी है? हम लोग आज क्या पढ़ रहे थे? रिमेडीज अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तुम लोग लिखा था ना 6 टाइप का रिमेडीज हुआ है, जिसमें से पहला था 5 से 8। 5 में 6 में 6 नंबर याद रखना पड़ेगा। 6 में टेनेंट के लिए क्या रिमेडी है बच्चा लोग? टेनेंट कैन, बोलो बोलो बोलो, tenant can get the possession of the property if the tenant is, English बोलो ना, dispossessed without following legal procedure. Tenant can file the case under section 6 on the basis of prior possession और साबित कर देगा dispossessing हुआ है without following legal procedure। कोई तकलीफ? नो अपील, ये लाइन लिखा था ना, नो अपील कॉपी में है ना, चेक कर लो। कई लोग ढीठ हैं, घर में भी ऐसे स्टोन मैन स्टोन वुमेन की तरह पढ़ रहे होंगे। नो अपील can be made against under section 6। ये लाइन पे मार्क्स है क्योंकि क्वेश्चन का सब पार्ट है, मुझे पेपर पता है। नो अपील कैन बी मेड नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 6। नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 6, बट व्हाट कैन बी डन? Is it okay everyone? Very good. तो अब ये 5 को वापस मैं अंदर से नहीं पढ़ा रहा हूं, बताओ क्यों? अच्छा एक चीज देखो, ये किसके लिए? ओनर। ही विल गेट पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी बैक, पर ये रिकवरी कैसे होगा? सिविल प्रोसीड्यूर कोड के अनुसार। तो आज एक चीज मैंने बताया था, ये एक्ट सप्लीमेंट कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है सिविल प्रोसीजर कोड की बातों को लेकर। सिविल मैटर्स से रिलेटेड लॉ है। तो ओनर को अपना बेटर टाइटल वो यहां पर प्रूव करके घर को वापस पाएगा, पर सेक्शन 6 के ऑर्डर के बेसिस के अपील नहीं होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई रिव्यू या अपील नहीं होता है। वापस चेक कर लो, मैं बोल रहा हूं बेटर टाइटल, ओनर, लैंडलॉर्ड सब आ गया क्या? ताकि बाद में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई कारण से 1 साल बाद भी कई लोगों को पढ़ना पड़ता है जो अभी फोकस्ड नहीं है। सारा तैयारी अच्छे से हुआ है? पलक पुद्दार चेक कर लो, श्रुति रटेरिया है, तब नाम थोड़ा थोड़ा याद होने लगे। शिवम, 2 दोस्त और एक कहां गया आज? ओ तब ठीक है, हम देखा क्या हो गया आज, दोस्त नहीं रहा क्लासरूम में, हटा दो। और जो घर से पढ़ रहे हो, और एक भाई, हाँ ठीक है, बहुत दूर रहते तो घर से कर लिया करो, हम तो जेन्युइनली बोल रहे, इट सेव्स टाइम। आइए अब, अच्छा इसमें एक नया चीज और है, थोड़ा सा ये एग्जाम में नहीं आएगा पर देखो, इफ अ पर्सन इज डिस्पोजेस विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोलो हाँ या ना, वो कौन से सेक्शन का फायदा लेगा? और एनी पर्सन, एक ब्रैकेट और आया था नीचे, एनी पर्सन थ्रू whom he has been in possession or any person claiming through him whom, ये एग्जाम में मेरे को नहीं लगता इतना अंदर हाईफाई पूछेगा, समझा देता है क्या है। एनी पर्सन थ्रू whom he has been in possession, इसका मतलब क्या है पता है आपको? हम समझाता है। अभी मेरा फर्स्ट एग्जांपल में कौन हटाया टेनेंट को?
ओनर, अब ओनर नहीं हटाया। नेक्स्ट एग्जांपल सुनो, हम ओनर है, हम शिवम को रहने दिया, गुंडा लोग आके इसको हटा दिया, ऐसे ही, मेरा गुंडा नहीं, गली का गुंडा इसको हटा दिया, हम लोग यहां पर कैफे बनाएगा, हुक्का बार, इसको हटा दिया है। तो केस कौन कर सकता है इसको हटाने के लिए? ये कर सकता है सेक्शन 6 में, जिसको हटाया गया है। और एनी पर्सन थ्रू हुम ही हैज बीन इन पोजेशन, इसको पोजेशन किससे मिला? मेरे से मिला है इसको पोजेशन। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं भी सेक्शन 6 के अंदर कभी कभी आ सकता हूं। हम दोनों एस्पेक्ट दिखा दिया, ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम वाला बताइए ना, पहला वाला आया हुआ है ओनर, लैंडलॉर्ड, जय भारत। पर क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी और एक बता दिया। ये और एक बहुत फेमस पता है कब है? जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज होती है ना गांव में, आप शहर में रहने लगे और आपके ताऊ जी का एक लड़का, ताऊ जी अच्छे हैं, ताऊ जी का एक लड़का कब्जा कर लिया आपके जॉइंट प्रॉपर्टी पे भी। दादाजी जिंदा है, दादाजी बांट रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये ताऊ जी का, पर ताऊ जी का बेटा क्या किया है? प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। तो आप उसको हटा सकते हैं लीगल प्रोसेस फॉलो करके। अगर कल को तुम भी शहर से गुंडा ले आए और ताऊ जी के बेटे को डिस्पोजेस कियो, तो एक बार लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं कियो, लठ मार मार के उसको डिस्पोजेस कियो, तो एक बार का तो ताऊ जी का बेटा हो सकता है वापस पालेगा। रिकवरी, क्या चीज का रिकवरी? ऑफ स्पेसिफिक इमोरल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। और बाद में तुम साबित करोगे सुपीरियर टाइटल, दादाजी को भी गवाह में ले जाओगे कि हाँ ये तो इसका प्रॉपर्टी है, मेरे उस पोते का गलती है, तुम जीत सकते हो। समझ में आ रहा है? ये बेसिकली सेक्शन क्या चीज का हेडिंग समझ में आया पहले? कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का कुछ बोल रहा है क्या? कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी वाले से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, मैं एक और फुल पेज करता हूं, सेक्शन 7 and 8। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग कॉपी में लिखा था इमूवेबल को स्टार लगाया था, ओनर टेनेंट केस स्टडी लिख दिया था ताकि याद आ जाता है। कई बार स्टोरी हिंदी बंगाली में पढ़ के, तुम लोग बंगाली में लिखा करो ना, हिंदी में लिखा करो जो अपना भाषा है। नहीं सर वी आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, क्या स्टाइल मारना है? अपना भाषा में लिखो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं से कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। अब और एक बात ध्यान से सुनिए, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। सेक्शन 7 और 8 हेडिंग दे दिया, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? मूवेबल प्रॉपर्टी। पिछली बार क्या चीज की रिकवरी की बात हो रही थी? इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब क्या चीज की रिकवरी की बात हो रही है? मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात हो रही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मूवेबल, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। 7 and 8 में स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की बातचीत हो रही है। लिखा है अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट एज पर द सिविल प्रोसीड्यूर कोड। यानी जिसका भी हकदार होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी में, वो उसको रिकवर कर सकता है। अब व्हेन आई से द वर्ड एंटाइटल्ड, मतलब हैविंग द राइट, कि अभी मेरा अधिकार है। एग्जाम्पल, अ ट्रस्टी मे sue under this section for possession of movable property। मतलब सुनो, इधर सुनो, मैं प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हूं, ओके? कैसा प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी। मेरे पास कोई ज्वेलरी रखवा के गया है कि अगर रखिएगा मेरे पोता पोती के लिए आप, तो ये ज्वेलरी है किसका? इनके ग्रैंडसन्स ग्रैंड डॉटर्स का। मेरे पास है, कोई मेरे से छपट कर ले गया, तो हम सूट फाइल कर सकते हैं। वो चिल्ला रहा है आप काहे को आए हैं, आप ओनर है क्या? ओनर तो शिवम जी है, भागिए आप। बोला ओनर शिवम जी हैं, बट आई एम हैविंग द राइट टू पोजेशन बिकॉज ही हैज मेड मी द ट्रस्टी ऑफ दिस ज्वेलरी। समझ में आ गया बात? नॉर्मली तुम लोग हिंदी में बंगाली में क्या समझता है? जे ओनर हो बे वही चिल्ला चिल्ली करेगा, आप क्यों आता है? आप ओनर थोड़ी है, शिवम जी ओनर है, ज्वेलरी शिवम जी का, आप काहे को बीच में आ रहा है, आप क्यों मांग रहे? बोले यस, ट्रस्टी का राइट होता है प्रॉपर्टी पर, क्योंकि वो किसी के बिहाफ में होल्ड कर रहा है और मुझे वैलिड ट्रस्टी बनाया गया है। तो लिखा हुआ है अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन
जिसके पास, ये जो वर्ड है ना एंटाइटल टू द पोजेशन, इसका मतलब समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल लिखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसको लेकर। ट्रस्टी, एक सेकंड, यहां लिखो ट्रस्टी प्लेजी। प्लेजी मतलब जानते हो? प्लेज मतलब जानते हो? जब कोई से आप लोन लेते हो और अपना सामान क्या करते हो, उसके पास गिरवी देते हो, तो आप तो प्लेजर हो, लोन के अगेंस्ट में अपना ज्वेलरी गिरवी दी हो, वो क्या है? प्लेजी। तो दैट इज ऑल्सो अ पर्सन एंटाइटल टू पोजेशन। एक बार सामान अभी किसके पास है? प्लेजी के पास है ओनरशिप तुम्हारा, बट सामान किसके पास रहेगा? प्लेजी के पास रहेगा। और एग्जाम्पल लिखो, वेयर हाउस कीपर। हम वेयर हाउस का इंचार्ज है और मेरे वेयर हाउस से गुंडा लोग तुम्हारा रखा हुआ सामान ले जा रहा है, हम केस फाइल कर सकता है। गुंडा भी बहुत डीप टाइप का है। तुम ओनर हो क्या? तुम काय को केस फाइल करता है? रिलैक्स। बोलेगा नो, आई एम द पर्सन एंटाइटल्ड, आई एम हैविंग द राइट टू पोजेशन ऑफ दिस मूवेबल प्रॉपर्टी। मेरा अभी अधिकार है इसका पोजेशन का, मैं इसका केयर टेकर हूं। आप ले जाएंगे तो मुझे तो केस करना ही पड़ेगा। तो एग्जाम में स्टोरी आता है जिसमें तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, वो तो करेगा ही। एग्जाम में लिखना होगा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन नंबर 7, बहुत फेमस है, अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये एग्जाम्पल्स मिला, ट्रस्टी और एक क्या नाम बोला मैंने, प्लेजी, वेयर हाउस कीपर, इतने सारे एग्जाम्पल लिखे। इसका एक लाइन का मतलब क्या है पता है? एंटाइटल टू पोजेशन का मतलब लिख लो प्लीज, ओनर्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आई एम सॉरी, हाँ वो तो ठीक है। एक एग्जाम्पल ये है, नंबर 2, पर्सन्स हैविंग स्पेशल राइट इन द प्रॉपर्टी। Persons having special right in the property, जिसका भी स्पेशल राइट होता है प्रॉपर्टी में। ओके, पर्सन्स हैविंग स्पेशल राइट इन द प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल बताओ, ट्रस्टी, प्लेजी, वेयर हाउस कीपर। उन लोग ओनर नहीं है, पर उन लोग क्या केस फाइल कर सकते हैं रिकवरी के लिए? आज के क्लास का नाम था रिमेडीज अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और पहला रिमेडी हम लोग जो अभी देखे इन दिनों, दैट इज रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 528। 5 और 6 में रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व था, 7 और 8 में रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो रहा है। तो पर्सन हु इज हैविंग राइट टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट, लैंग्वेज देखा, अंडर सिविल प्रोसीड्यूर कोड। अब मजेदार है, ये बताओ, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है तुम्हारी बुक्स में। सुनना, जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना। इधर देखो, है सब कोई, ये मेरे से लोन लिया है 1 करोड़, ये अपने घर का ज्वेलरी मेरे को प्लेज दिया है। प्लेज मतलब समझते हो ना, सिक्योरिटी के रूप में मेरे को दिया है। मेरे पास सिक्योरिटी वो है, ज्वेलरी इसका है, ये पैसा चुकाएगा, उसके बाद क्या करेगा? ज्वेलरी वापस ले जाएगा। सब कोई सुना? अब अभी ड्यू डेट आया नहीं लोन का, ठीक है, फिर भी हम बदमाशी कर रहे हैं, इसका ज्वेलरी बेच रहे हैं। ये भी डिफॉल्टर नहीं, पर हम इसका ज्वेलरी क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। कैन ही फाइल अ सूट टू रिकवर द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी? कैन ही फाइल अ पोजेशन फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी? ज्वेलरी को रिकवर करने का सूट फाइल कर सकता है? आंसर सुनना है क्या? नहीं है।
क्योंकि ज्वेलरी ये वापस कब पाएगा? लोन चुकाने के बाद। मानते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, बट ये रिकवरी का अभी राइट नहीं पा सकता। ज्यादा से ज्यादा एक काम ये कर सकता था, इंजंक्शन अप्लाई करवा सकता था कोर्ट से कि मेरा ज्वेलरी रुकवा दीजिए ना, सेल ऑक्शन सेल ऑर्गेनाइज कर रहा है। बट क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन बस पूछा क्या ये रिकवर कर पाएगा ज्वेलरी? तुम तो हड़बड़ा जाएगा, हाँ हाँ इसका पुश्तैनी ज्वेलरी है, ये रिकवर करेगा। हड़बड़ा मत, रिकवरी का कॉन्सेप्ट कब आता है? पैसा चुकाने के बाद। सर वो तो गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा क्या ये अभी रिकवर कर पाएगा? नहीं, पैसा नहीं चुकाया है। पढ़ के देखो क्वेश्चन, लिखो गजब, ऐसे लिखो गजब क्वेश्चन। आंसर भी है, आंसर का लैंग्वेज भी देख लो, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है। स्टार्ट रीडिंग। तो अभी 7 और 8 किस पर खेल रहा है? हम आज बहुत सेक्शन नंबर्स यूज कर रहा है। 5 और 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, 7 और 8 मूवेबल पर। लैंग्वेज समझ में आ रहा है? सब डेंजरस चैप्टर्स अपने आप नहीं समझ में आएगा अनलेस यू हियर हिंदी बंगाली एक्सप्लेनेशन। 8 वाला भी क्या बोल रहा है? जिस इंसान के पास पोजेशन होता है ना ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका वो ओनर नहीं है ना, जैसे मेरे एग्जांपल्स आपने सुने थे, वेयर हाउस कीपर लिखा था एग्जांपल, वेयर हाउस कीपर, ट्रस्टी, प्लेजी, ओनर नहीं है। कई बार मजेदार चीज है, कई बार उस इंसान के खिलाफ भी ऑर्डर आ सकता है। ओ, अभी तक हम क्या दिखा रहे थे कि वो बेटा लेके बैठा है, पर कई बार लिखा है मे बी कंपेल्ड टू डिलीवर टू द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। या इसी को उल्टे एंगल से समझो, कोई ट्रस्टी से छीन के ले गया है, ट्रस्टी से कोई छीन के ले गया ज्वेलरी, तो वापस उसको किसको देना पड़ेगा? क्योंकि अभी ओनर वो चाहे नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो छीन के ले गया पोजेशन ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच इज नॉट द ओनर, ठीक है। तो लिखा है इन द फॉलोइंग केसेस, हम बोलेंगे वापस दो प्रॉपर्टी उसको जिसका इमीडिएट पोजेशन किसका है? ट्रस्टी का। विद द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। ट्रस्टी मतलब समझते हो कि मेरे पास ज्वेलरी कोई रखवाया था, ट्रस्टी के फेवर में आ गया डिसीजन कि बोलेगा इन ट्रस्टी को वापस दिलवाओ, बिकॉज अभी कौन किसके पास इमीडिएट पोजेशन है? ट्रस्टी के पास। या कोर्ट को लग रहा है अगर हम ऑर्डर ऐसा पास नहीं करवाएंगे ना, बेचारा जिसका इमीडिएट पोजेशन है, तो उसको हम कोर्ट क्या बोल रहा है पता है? हाँ हाँ आपके साथ गलत हुआ, वेयर हाउस कीपर याद है जिसके यहां से सामान ले गया था, हाँ गलत हुआ आपके साथ, ये आदमी गलत किया ऐसे ले जाके, आपको एक कंपनसेशन दे देगा, मुआवजा। मॉनेटरी अमाउंट और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में फर्क है। मॉनेटरी अमाउंट तो क्या होता है, लीजिए सॉरी हाँ ब्रीच कर लिया आपके साथ, अमाउंट ले लीजिए, माफी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में माफी इज नॉट काफी, गिव मी दैट, जो प्रॉमिस किया गया था लैंड होटल के लिए वो ही दीजिए। तो पॉइंट बेबी भी क्या बोल रहा है? व्हेन कंपनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ, कोर्ट को अगर लगता है कि मेरे साथ जो लॉस हुआ है कंपनसेशन उचित नहीं है, मुआवजा, तो कोर्ट क्या बोलेगा ऐसे सिचुएशन में? मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में उसको प्रॉपर्टी दिलवाओ, अभी उसका अधिकार है। अंडरस्टूड? थर्ड केस बताइए, डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज। यहां डैमेज पता लगाना बहुत मुश्किल है, कई बार कितना का डैमेज है वो पता लगाना मुश्किल है। एंड भूल से कोई किसी को डिलीवरी कर दिया अगर मूवेबल प्रॉपर्टी, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। कोई अगर किसी को भूल से कोई सामान दे आया, ये तो हम लोग वहां भी पढ़े थे, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हो कभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? इफ समथिंग हैज बीन डिलीवर्ड बाय मिस्टेक देन व्हाट हैपेंस? अगर मिस्टेक से कोई चीज दे देते हैं तो वापस आपके घर में डोमिनोज वाला भूल से दूसरा का पड़ोसी का पिज्जा दे आया है, आप रख लिया, बोलते हम नहीं देंगे, भगवान का प्रसाद है, आप लोग अब दिए, देना पड़ेगा आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक लेडी को डायमंड रिंग, डायमंड वाला रॉन्ग डिलीवरी दे दिया, दूसरे घर में 25 लाख का अंगूठी दे दिया,
तो देना पड़ेगा ना, रॉन्गफुली डिलीवर हुआ आपको, एक मूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस चल रहे हैं अभी, तो अगर रॉन्गफुली आपको डिलीवर हुआ है तो क्वेश्चन केस स्टडी पढ़ के बता देगा बच्चा, पर मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स कब मिलेगा? सेक्शन 8 बोलता है अ पर्सन इज हैविंग द पोजेशन ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय मिस्टेक, देन ही हैज टू गिव इट बैक बिकॉज इट वाज रॉन्गफुली डिलीवर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। एक मिनट वेट, आई विल कम बैक। एक मिनट बैठाओ, छोड़ना मत, हम आ रहा है। तुम हाँ तुम जाओ, नहीं चला जाएगा वो, रोक के रखो। इन लोग बोलने से भी तुम चलो, मैं आ ही रहा, बोल के आ रहा है, उसको रोको किसी भी कीमत पर। ओके, आई एम सॉरी, मैं स्टाफ आए हुए बाहर, मैं आता हूं मिलके। पहले ये केसेस समझ गए तुम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी का। एक पहला में क्या समझे, जो ओनर नहीं है वो भी एक बार जीत जाएगा, और यहां पे लिखा है कि नहीं नहीं इन लोगों को ही जीतना चाहिए। अगर भूल से किसी का डायमंड रिंग वाला लिख दिया, रॉन्गफुल डिलीवरी किसी और के घर में हो गया डायमंड रिंग, वो क्या बोलेगा? आई विल नॉट गिव, और एक बोलेगा हम केस फाइल करेंगे ही करेंगे। इधर आइए जल्दी से, जस्ट अ सेकेंड। अब तुम लोग काम करो, आएंगे वापस आएंगे। आई विल जस्ट कम, एक ब्रेक है, जल्दी से कॉपी में काम करो। ये कॉपी में क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है। सेक्शन 14 मिला? 14 मिल गया क्या? ब्रैकेट कर लो जल्दी से, मैं जा रहा हूं बाहर। ये पूरा चारों कॉपी करोगे यहां से ABCD, ठीक है? मेरे एब्सेंस में और एक काम करोगे, कहीं सेक्शन 12 है, 12 क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ अच्छा 12 नहीं, 14 कॉपी, 11 का लाइन भी कॉपी करोगे। चलो डू दिस 11 and 14, I'll be back. इलेवन कॉपी हुआ एंड फिर 14 नंबर जो है वो भी कॉपी करिए। एक बार क्लास रुकेगी, विल रीस्टार्ट आफ्टर 15 मिनट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल, घर से आप ये भी कॉपी करना शुरू करिए। वी आर हैविंग अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। बाय। चलिए, सॉरी फॉर द टेक्निकल प्रॉब्लम, वी आर बैक।
तो हम अभी फर्स्ट क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. दिस इज नॉट द सेकंड क्लास एक्चुअली, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विच इज कंटिन्यूइंग. कलकत्ता में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वी हॉल्टेड द क्लास इन बिटवीन. ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं आपको. आपने देखा सेक्शन 5-6 जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी के लिए रिमेडीज थे. एक ओनर का बेनिफिट था, एक में टेनेंट का बेनिफिट था. सेक्शन 7 कि जो इंसान का अभी इमीडिएट पोजेशन होता है वो रिकवर कर लेगा चाहे वो ओनर नहीं भी है, जैसे कि ट्रस्टी, वेयर हाउस कीपर. उसी तरह यहां पर था सेक्शन 8 कि जिसके पास पोजेशन आ गया है मूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसका वो ओनर नहीं है, उसे कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप ट्रस्टी को लौटा दो सामान, आप वो सामान लौटा दो. ये बोलने से नहीं चलेगा कि आप रख लिए, मॉनेटरी कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, वहां कंपनसेशन कितना है वो भी हम निकाल नहीं पा रहे हैं. या भूल से आपके पास आ गया था, रॉन्गफुली एक डायमंड मर्चेंट ने आपको दे दिया था. ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी आज कर चुके थे टेक्निकल स्नैक के पहले. अब क्या करेंगे, आइए. मैंने बोला था आजकल सेक्शन 11 में एक लाइन लिखा हुआ है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट shall be enforced, section 11, when the act agreed to be done is in the performance of a trust. अच्छा, ये नॉर्मल चीज है. चलिए पहले 11 नहीं, मैंने होमवर्क में क्या दिया था आपको क्लास के दौरान अभी. अच्छा 11 भी बोला था एक बार, ठीक है 11 कर लेते हैं, एक मिनट. सेक्शन 11 बोल रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल बी एनफोर्स, दिया जाएगा आपको. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या पता है ना, जो प्रॉमिस किया गया है वो ही आपको दिया जा रहा है. ओके specific performance shall be enforced, okay, when the act agreed to be done is in the form of a trust. मतलब क्या है कि अगर एक ट्रस्टी अपने पावर्स को एक्सीड करके कुछ कर लेता है तो उस केस में आप एक इंसान को ये नहीं बोल सकते वो मेरे को सौदा किया ट्रस्टी बेचने का, आप मेरे को दिलवाइए ना. सर मैं समझा नहीं व्हाट इज हैपनिंग. सेक्शन 11 का एक एग्जांपल समझो. लुक हियर एवरीवन, ध्यान से देखना. नहीं स्ट्रीम से नहीं है, बाद में ऐड करना होगा. सेक्शन 11 का एक एग्जांपल समझो. मिस्टर एक्स गेव हिज मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके कुछ जो भी सामान वमान कुछ है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी टू हिज फ्रेंड एज अ ट्रस्टी. ठीक है, कि ध्यान रखना मेरे घर का. और ट्रस्टी ने क्या किया, ट्रस्टी ने इसको लीज पर दे दिया, एक सॉर्ट अग्रीड टू लीज. मैं तो सिर्फ ध्यान रखने बोला था. ही अग्रीड टू गिव दिस प्रॉपर्टी ऑन लीज टू मिस्टर जेड. जेड डिमांडेड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि नहीं, क्योंकि जब ट्रस्टी को पता चला कि मिस्टर एक्स गुस्सा हो रहा है तो ट्रस्टी लेटर ऑन denied Mr. Z, trustee, Mr. Z demanded specific performance. Question समझ में आ रहा है? X gave his immovable property to his friend as a trustee. एक्स ने इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने फ्रेंड को दिया है एज अ ट्रस्टी. ट्रस्टी अग्रीड टू लीज इट टू मिस्टर जेड. बोला क्या मैंने उसको देने के लिए, नहीं, मेरे से बिना पूछे सौदा कर लिया लीज का. ट्रस्टी समझ गया बाद में गलत कर रहा है, लेटर डिनाइड मिस्टर जेड. अब मिस्टर जेड क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे संग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वन ऑफ द रिमेडी होता ही है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द रिमेडी अंडर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो Z डिमांडेड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मेरे को तो लीज आपको देना ही पड़ेगा, मेरे को लीज चाहिए ही चाहिए. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आंसर क्या हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि यहां पर
कोर्ट विल नॉट गिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर टू मिस्टर ट्रस्टी। क्यों? अगर ट्रस्टी को हम ये बोलते हैं चलो चलो जेड वाला वादा पूरा करो, तो एक्स को एक हार्डशिप कॉज हो रहा है ना। तो जहां पर ट्रस्टी अपने पावर्स को एक्सीड करके कुछ काम कर लेता है, ऐसे सिचुएशन में आप उसे ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप उसको पूरा करो। तो डिड यू राइट दिस एग्जाम्पल? मैं 10 सेकेंड वेट कर रहा हूं। मिस्टर एक्स गेव इमूवेबल प्रॉपर्टी, कॉपी कर लीजिए प्लीज जल्दी से, फास्ट। हरी अप। ओके, तो क्वेश्चन का मतलब समझ गए आप। लिखा था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल बी इन्फोर्स्ड when the act agreed to be done is in the performance of a trust, but लिखा है a contract made by a trustee in excess of the powers। मैंने सपोज अपने फ्रेंड को बोला था ट्रस्टी बनाने के समय तुम 5 साल के लिए लीज दे देना, पर उसने 7 साल के लिए लीज दे दिया। That cannot be specifically enforced. Are you understanding section 11 क्या बोलना चाहता है? Did you understand section 11 everyone? Okay. Now come to section number 14 जो मैंने आपको बोला था क्लास वर्क करके रखो। सेक्शन 14 को नोट करके रखो। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप ये सब लिख लिए हों। सेक्शन नंबर क्या है? 14। सेक्शन 14 के लिए एक चीज और था यहां पर, जस्ट अ सेकेंड, कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला था। 10 मैंने लिखने बोला था आपको। लिखो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, जो तुमने ऑलरेडी आंसर्स लिखा ना 10 और 14, यहां पे जरूर लिख लिया ना। केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस can be obtained cases in which specific performance can be obtained and cannot be obtained। दो पार्ट्स है। cases in which specific performance can be obtained and cannot be obtained। कौन से ऐसे केसेस हैं जहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी ऑब्टेन्ड एंड एक और केस है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो लैंग्वेज देखो, एज पर सेक्शन 10 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट। कोई अगर डिमांड करेगा तो आजकल कोर्ट के लिए जरूरी हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट। बट ये कुछ केसेस दिखाए जा रहे हैं 11 का सबसेक्शन 2, 14, 16, ये नंबर्स, लर्न दीज नंबर्स। वरना मैं नंबर्स याद करने नहीं बोलता हूं आपको। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कॉपी में 2 पार्ट है क्वेश्चन में 2 पार्ट आई एम अज्यूमिंग यू हैव रिटन। क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, इसीलिए मैंने 2 अलग इंक से यूज किया है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, ये शायद मैंने आपको लिखने बोला था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट। बट ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं 11 के सबसेक्शन 2। तो 11 का सबसेक्शन 2 अभी अभी डिस्कस किया था कि अगर ट्रस्टी ज्यादा पावर्स एक्सीड करके कुछ काम कर लेता है, दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स। अदरवाइज ट्रस्ट वाले मैटर्स में आप यूजुअली इन्फोर्समेंट पा सकते हैं, बट व्हेन ट्रस्टी क्रॉसेस हिज एंटर्स इन एक्सेस ऑफ द पावर्स यू कैन नॉट इन्फोर्स द ट्रस्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने 5 साल का लीज बोला था, उसने 7 साल का लीज एंटर कर लिया, तो इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। वैसे ही एक नेक्स्ट एक्सेप्शन अभी मैंने आपको पढ़ने बोला था सेक्शन 14 का। सेक्शन 14 में क्या लिखा हुआ है? लुक एट द वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। आइए एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा केस है। अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक वर्ड जो आपने लिखा होगा कॉपी में ब्रेक के पहले, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, इस वर्ड को ग्रीन इंक से अंडरलाइन करो या जो भी इंक से आप अंडरलाइन करिए। एक नया कॉन्सेप्ट आया था 2018 में। या अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस ड्यूटी। कंटिन्यूअस ड्यूटी लैंग्वेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा।
which court cannot supervise. Cannot supervise performance of a continuous duty which the court cannot supervise. Did you get the word? पक्का? ऐसी ड्यूटी जो कोर्ट सुपरवाइज लगातार नहीं कर सकता. एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, कि आपको बिल्डर ने बोला था हम ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, ऐसा ऐसा होगा, वो वैसा वैसा नहीं कर रहा है और आप बोल रहे हैं उसको बोलिए ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर करे. अब कोर्ट वहां बैठकर कंस्ट्रक्शन की एक एक बारीकियों को दिन भर तो नहीं देख सकता. तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स कंटिन्यूअस सुपरविजन कि जैसा बात हुआ था वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? या एक एग्जाम्पल और आप लिख सकते हो. अच्छा, आगे आएगा. अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर्सनल क्वालिटी ऑफ द पार्टीज होता है, विच कोर्ट कैन नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स. कोई सिंगर बोला था गाएगा, मना कर दिया, तो आप कंपनसेशन क्लेम कर लीजिए, बट कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. डांसर, सिंगर, टीचर ने बोला था आपको पढ़ाएंगे, मना कर दिए. डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करेंगे, मना कर दिए. या एक और केस आप देखोगे जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेबल नेचर का. एग्जाम्पल, पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिटर्मिन्ड एनी टाइम, यानी कभी भी टर्मिनेट हो सकता है. वहां पे कोर्ट उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता. पढ़ के देखिए. ये चारों केसेस आपने लिखा है मेरे बोलने पर, मुझे पता है. प्लीज एग्जाम्पल्स लिखिए अब. Did you get the words? Substituted performance, supervise नहीं हो सकता है. सिंगर, डांसर, पार्टनरशिप एट विल, चारों केसेस मिल गए आपको. तो ये वो केसेस हैं कि जब पार्टनरशिप एट विल तो कभी भी टर्मिनेट हो सकता है ना. पार्टनरशिप एट विल, जो एक पार्टनर होता है, कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम. कभी भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं. ओके तो जहां पर आप देखोगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कभी भी टर्मिनेट हो सकते हैं, वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स आपके फेवर में नहीं दिया जाएगा. जहां पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वेयर परफॉर्मेंस इज सच ऑफ सच नेचर विच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस ड्यूटी टू सुपरवाइज, या पर्सनल क्वालिफिकेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में कोर्ट कैन नॉट ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. एक सिंगर को कोर्ट नहीं बोल सकता है गा वहां पर जो प्रॉमिस किया था तो इसके महफिल में, इसके ऑडिटोरियम में गाएगा तो गा. कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स दिस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. पक्का एवरीवन? तो ऐसे कई एक एग्जाम्पल इन्होंने भी दिया हुआ है. यू मस्ट डू दिस, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने मैथ से कई बार क्वेश्चन बना देते हैं. यहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसलिए नहीं मिला बिकॉज ठीक से बताया नहीं कि क्या गुड्स है, क्या अप्लायंसेस है, क्या कंसिडरेशन है. या पढ़िएगा घर पर. रुकिए, हम लोग पढ़ रहे थे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल बी ग्रांटेड, पर इसका पॉइंट नंबर ए आप नया एक कॉन्सेप्ट आया है. वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. तो आपको अब समझना पड़ेगा. वहां प्लीज लिखा सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, वहां धीरे से लिखो सेक्शन 20. व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस? हिंदी में मीनिंग समझो. आप मेरे लिए कुछ करने वाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, आपको मैं पैसा देने वाला था, आपने धोखा दे दिया, मैंने आपको नोटिस भी दिया, देखिए अब मैं ये काम कहीं और से करवा रहा हूं. मेरी बात वापस सुनिए. सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस में क्या कॉन्सेप्ट होता है? रॉ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं.
नाम से पता चल गया कि ये परफॉर्मेंस मैंने कहीं बाहर से करवाया या किसी और से अब करवाया मैंने, और मैं आपको नोटिस देकर करवाया हूं, आपको फिट से टाइम दिया, देखिए अभी भी टाइम है कर दीजिए, मैं फिर बाहर से करवा रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में लॉजिक भी है, मैं बाहर से काम करवा लिया हूं, अब आपसे तो कंपनसेशन पाऊंगा। जब मेरा काम हो ही गया है बाहर से, अब मैं आपसे वापस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अपने फेवर में नहीं ले सकता। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स है जहां पर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर नहीं करेगा, बिकॉज अ पार्टी, लैंग्वेज वापस देखो, हैज ऑब्टेन्ड सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 20। तो मैं एक बार सेक्शन 20 में जाना चाहूंगा, बिकॉज यहां पर वर्ड आया है, सेक्शन नंबर 20 वर्ड आया है, सो आई वुड लाइक टू गो इनटू सेक्शन 20। सेक्शन 20 यहां पर है, तुम कॉपी में भी लिखो सेक्शन 20 के बारे में। एंड यहां पर सिंपल सा चीज क्या है कि अग्रीव्ड पार्टी मतलब जानते हो, अग्रीव्ड पार्टी हैज द ऑप्शन ऑफ सब्सटीट्यूटेड थ्रू अ थर्ड पार्टी, या खुद भी कर लिया हो या कोई बाहर से करवाया हो, लिखना चाहिए इतना बड़ा इंग्लिश की जगह। अग्रीव्ड पार्टी मतलब जो विक्टिम, जिसको तुम लोग विक्टिम वर्ड सुनने में बहुत गंदा लगता है, अग्रीव्ड पार्टी हैज द ऑप्शन ऑफ सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, aggrieved party has the option of substituted performance and can recover the expenses and other cost actually incurred। जो मेरे खर्चे हैं मैं आपसे वो ही रिकवर कर पाऊंगा। तो तुम यहां से लिखना, हिंदी में मतलब लिख लिया ना, आपने नहीं दिया, मैंने कहीं और से वो काम करवाया, पर उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, एक शर्त है, कंपनसेशन मेरे से मांगने तभी आना, रिटन नोटिस 30 डेज का रिटन नोटिस दिया गया है मेरे को, जो धोखा देता है, और उसको एक टाइम दिया जाता है, विद इन सच टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस, एंड जब फेल कर जाता है तब वो कोई और से कराएगा। लिखा है, नो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस शैल बी अंडरटेकन अनलेस द पार्टी हु सफर्स सच ब्रीच हैज गिवन अ रिटन नोटिस ऑफ 30 डेज टाइम कॉलिंग हिम टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अंडरस्टूड? और जब वो रिफ्यूज कर देगा तब वो कोई और से करवाएगा। However, the party who suffers breach will not be entitled to recover the expenses and costs unless he has got the contract performed through a third party or by his own agency। खर्चा बोलकर आप रिकवर तभी कर पाओगे जब आपने कोई से करवाया हो इतना कुछ। Where the party suffering breach has got the contract performed, he shall not be entitled to relief specific performance। And now लिख देना, now he can't claim specific performance। लॉजिक क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक इक्विटेबल रिलीफ है यार, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर आपके साथ इतना नाजायज गलत हुआ है। नाउ ही कांट क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, याद रखिएगा, नाउ ही कांट क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहां पर क्लेम नहीं कर पाएगा। तो सेक्शन 20 विल नॉट प्रिवेंट द पार्टी who has suffered breach of contract claiming compensation from the party in breach, claiming compensation, it will not prevent the party who has suffered breach of contract, it will not prevent the party who has suffered breach of contract from claiming compensation। he can't claim specific performance likhna, but can claim compensation for the breach। expenses of परफॉर्मेंस तो आप काम करवाओगे तब मांग पाओगे। लैंग्वेज लिख लीजिए, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस के बारे में क्या लिखा हुआ है? ही कांट क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बट कैन क्लेम कंपनसेशन ड्यू टू ब्रीच। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस? इंग्लिश में बात ध्यान से सुनो। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि आपके लिए वो व्यक्ति कुछ नहीं किया जो करने वाला था, तो आप किसी और से करवाए, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, लिखा हुआ है। आपको एक 30 डेज की रिटन नोटिस देनी पड़ती है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आजकल कोर्ट से आप लेकर रहेंगे, बट सेक्शन नंबर 14 में ये केसेस थे। कौन से केसेस थे? कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस इज ऑलरेडी टेकन by the aggrieved party from someone, now he can't claim these things।
Second, contract where personal quality of a party is involved, contract where performance requires continuous supervision, a contract which in its nature is determinable. ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आप क्लेम नहीं कर सकते. इज इट फाइन एवरीवन? चलिए रिवाइज करिए इतना तक, बिकॉज ये आज करवाना जरूरी था, इतना हम लोग कर चुके थे. स्टार्ट डूइंग इट. जल्दी करिए, रिवाइज करिए, लैंग्वेज अभी याद करिए. इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, यू हैव टू लर्न इट नाउ. सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस के लिए एक चीज बहुत क्लैरिफाई कर दिया है. मेरे को 4 दिन देरी हुआ, तुम सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते. तुमको मुझे पहले एक 30 डेज का नोटिस देना पड़ेगा कि तुम बाहर से कोई से करवा रहे हो. ये चीज का भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको. एंड वंस आप सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस कोई और से ले लेते हो तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फिर आप क्लेम नहीं कर सकते. हाँ, कंपनसेशन जरूर क्लेम कर सकते हो. चलिए, वेरी गुड. वापस आइए. देखिए, आज का जब टॉपिक चल रहा था, व्हाट वाज रिटन हियर, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 एक्सेप्शन था, सेक्शन 14 एक्सेप्शन था. अब हम लोग सेक्शन 16, क्योंकि क्वेश्चन क्या देखो, केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी ऑब्टेन्ड. तो लिखा है, नाउ अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, बट इन दीज 3 केसेस इट कैन नॉट बी ऑब्टेन. सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2, जहां पे ट्रस्टी एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ द ट्रस्ट कुछ कर लेता है. नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 14, जो अभी हम लोग 4 केसेस पढ़े. अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 16. तीनों नाम आपने लिखा था, नंबर्स याद करना पड़ेगा. सेक्शन 16 क्या है, हम लोग बीच बीच के सेक्शंस क्यों छोड़ रहे हैं, बिकॉज एक आंसर कंप्लीट कर रहे हैं आज हम लोग. सेक्शन 16 के केसेस यहां आ जाइए. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन कौन से लोगों के फेवर में नहीं मिलेगा. पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा. अब ये पढ़ रहे हैं कौन कौन से लोगों के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा. तो इसमें सेक्शन 16 भी और एक सेक्शन 17 भी आएगा, वो भी देखेंगे. जब एक इंसान ने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर लिया, अभी थोड़ी देर पहले ही 10 सेकंड पहले ही मैंने पढ़ा, तो आप नहीं क्लेम कर सकते. या तुम बोल रहे हो कि मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, हां, पर तुम खुद इसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वायलेट किया. यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी. समझाता हूं कैसे. जो उसे परफॉर्म करना चाहिए था उसने आपने नहीं किया, या आपने कोई फ्रॉड किया है, या आपने खुद कुछ गलत किया है. एग्जाम्पल, ये देखिए, डायमंड नेकलेस बेचने का बात था, ओके,
दिख रहा है आपको डायमंड्स के साइज कितने अच्छे हैं, और आपने डायमंड उसके लिए एक नेकलेस बनाया है, आपने इतने छोटे छोटे डायमंड्स लगा दिए इंफीरियर क्वालिटी के, और वो आदमी अब बोल रहा है आई डोंट वांट टू बाय फ्रॉम यू, आप बोल रहे यू हैव टू बाय, आई विल sue you for specific performance, डायमंड का सौदा हुआ है। तो when a person who is applying कि I want specific performance in my favor, he himself has violated essential term or has acted fraudulently. Are you understanding? या आपके फेवर में नहीं दिया जाएगा specific performance if you fail to prove. क्या मैं प्रूव नहीं कर पाया? That I have already performed the essential terms. तुम्हें प्रूव करके दिखाओ कि तुम अपने तरफ से सब कुछ कर दिए हो। Are you understanding? तो if you fail to prove, यानी the party fails to prove, English use करना, that he has performed essential terms of a contract. Okay? अगर fail to prove कर देता है तो उसके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो यहां पे जैसे इन्होंने लिखा एग्जाम्पल, जहां पे कोई पेमेंट ऑफ मनी की बात होती है, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू एक्चुअली टेंडर टू द डिफेंडेंट टू डिपॉजिट इन कोर्ट एनी मनी। मतलब पैसा देने का बात था, आप तुमने मेरे को पैसा नहीं दिया, ये कोई ग्राउंड नहीं है। ओके, इट इज नॉट एसेंशियल टू एक्चुअली टेंडर टू द डिफेंडेंट एनी अमाउंट। द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स कंस्ट्रक्शन। डिपेंड करेगा क्या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ खास बात नहीं है। एग्जाम के एंगल से आप बात समझो, हम लोग पहले पढ़े आज सेक्शन नंबर, क्या पढ़े थे सेक्शन नंबर, ये नंबर्स आपको वापस देखना होगा। हम लोग जो आपको बोले थे कि जिस पे क्वेश्चन आता है सेक्शन 10, सेक्शन 10 सबसे फेमस निकला है यहां पर कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन से केस में मिलता है। आजकल सब में मिलता है, कहां नहीं मिलता है। 11, 2, 14, 16, 17 भी लिख लेना, 17 को भी ऐड करो। तो व्हाट इज देयर इन 11, 2, जब ट्रस्टी पावर्स ऑफ द ट्रस्ट को एक्सीड करता है। व्हाट इज देयर इन 14, 4 केसेस, 4 केसेस। व्हाट इज देयर इन सेक्शन 16, 3 केसेस, जहां आप सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर लिए, या जो आदमी अपने फेवर में मांग रहा है वो खुद ही वायलेट किया है एसेंशियल टर्म या फ्रॉडुलेंटली काम किया है। मैं एक सेलर हूं, मैं आपको बोल रहा था ये बंगलो आपको बेचूंगा, बंगलो में जैसा आपको दिख रहा है एज इट इज वैसा मिलेगा जो इंस्पेक्शन में दिखाया जा रहा है। गार्डन है, गार्डन में ऑर्नामेंटल ट्रीज हैं, सब दिखाया, पर मैंने जो आपको बंगला का चाबी दिया, सारे ट्रीज हटा के मैं ले गया बेचने के लिए। बहुत महंगे महंगे ट्रीज थे पुराने जमाने के, तो उसके कार्ड्स के भी टिम्बर का भी वैल्यू होता है ना। तो आदमी बोल रहा आप ये क्या कर रहे हैं, मैं नहीं खरीदूंगा। नहीं, नाप लीजिए, जितना जगह का सौदा हुआ था वैसे ही तो दे रहा हूं। और नहीं, आपने बोला था जैसा अभी दिख रहा है वैसा बेचूंगा, आपने वायलेट किया एसेंशियल टर्म। तो ऐसे सिचुएशन में याद रखना, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता खरीदने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का एवरीवन? सो दीज आर सम केसेस। सेक्शन 17 भी गजब है। हम आपको बोल रहे थे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको बेचेंगे या आपको लीज पर देंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन फेवर ऑफ द वेंडर और लेसर who does not have any title to the property has contracted to sell the property. Okay. Who, though he entered into the contract believing that he had a good title to the property, उसे लग रहा था, but cannot at the time fixed by the parties or before the completion give the purchaser a title free from reasonable doubt. यानी कि एक मैं किसी को बोल रहा हूं कि प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने किसी को दिखाया है, ये मैं भाड़े पर दूंगा या बेचूंगा, मुझे लग रहा था और मुझे पता था कि मेरे पास कभी ओनरशिप नहीं है और मैं सौदा कर लूं, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट मेरे फेवर में नहीं देने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बाय वन हु हैज नो टाइटल, दैट इज नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल। ये एक लाइन कॉपी कर दो ना। अगर कोई आदमी सौदा कर भी लेता है एक ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो उसका टाइटल नहीं है, दैट इज नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल। प्लीज कॉपी दिस लाइन। ये आप चाहो तो हटा भी सकते हो। ये मेरा ट्रीज वाला एग्जाम्पल, ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में आया हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपका टाइटल नहीं और आपने सौदा कर लिया, आप जानते थे आपका टाइटल नहीं है, इट कैन नॉट बी
स्पेसिफिकली इन्फोर्स, क्योंकि उसका टाइटल ही नहीं है, तो किसी और ओनर को हम डिसएडवांटेजेस पोजीशन में थोड़ी छोड़ देंगे. कॉपी दिस लाइन. ये उसी आंसर का पार्ट हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड. पक्का? तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग मिलकर डिस्कस कर रहे थे. अच्छा, इधर एक जन का क्वेरी आ रहा है. कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल में सेक्शन 14 में डिमांड आया. कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल. एग्जाम्पल, जैसे पार्टनरशिप एट विल. पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी टर्मिनेट हो सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई फिक्स पीरियड तो है नहीं. एक एग्जाम्पल और लो. इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पहले से लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा. तो जब विच इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल मतलब बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कोई इवेंट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, तो वहां पर वैसा इवेंट हुआ होगा एंड कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है, तो कोर्ट कैन नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स. एग्जाम्पल, इफ रिटन in the contract, मतलब रिवोकेबल क्लॉज पहले से डाला हुआ है. ऑन द हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड. तो वहां पे फिर कोर्ट क्या पंचायती कर सकता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? विच बाय इट्स नेचर इज डिटर्मिनेबल कि टर्मिनेट हो जाएगा. कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हुआ है कि ऐसा होने से कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड, तो इट विल बी डिटर्मिन्ड. इफ रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? उसके अलावा यहां पर और क्या क्या छोटी छोटी बातें आ सकती है, जैसा कि हमने यहां पे देखा कि जो आपका है नहीं और उसमें अगर सौदा हो गया है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में कोर्ट कुछ नहीं करेगा. पक्का एवरीवन? तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हम लोग देख चुके हैं. तो एक काम करो, एक चीज अब आप कॉपी करोगे, मैं आपको बता रहा हूं. ये किसका आंसर चल रहा है? केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी ऑब्टेन्ड एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड. एक लास्ट टॉपिक बिफोर वी गो, आज का क्लास वाइंड अप करते हैं. सेक्शन 9 में आइए. सेक्शन 9 क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक रिमेडी होता है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो ऑपोजिट पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी क्लेम कर सकता है या ऑपोजिट पार्टी मॉनेटरी कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है. ओके, तो जब भी कोई रिलीफ इस एक्ट के अंदर भी कोई आदमी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑपोजिट पार्टी भी कुछ कुछ बोल सकता है. क्या बोल सकता है? जिसके खिलाफ आप बोलेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो मेरे को, वो बोलेगा मैं नहीं परफॉर्म करने वाला हूं, आपने मेरे से कोअर्जन करके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था, मैं इसको क्लेम करता हूं. ओ, तो लिखा है वेयर एनी रिलीफ इज क्लेम्ड द पर्सन अगेंस्ट होम द रिलीफ इज क्लेम मे प्लीड. वो क्या क्लेम कर सकता है? दोज डिफेंसेस विच आर अवेलेबल टू हिम अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर मैं ये साबित कर दूं, ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं घर का सौदा इनको कर नहीं रहा हूं, घर का सौदा करके मैं मना कर दिया, इन्होंने बंदूक दिखाकर सौदा करवाया था, पर अब मैं क्वेश्चन करता हूं डिफेंस में, तब कोर्ट भी बोलेगा ओके,
कि तब कोर्ट मना भी कर देगा। अच्छा अगर प्रूव हो जाए कि फ्री कंसेंट की लैक थी, तो यू कैन नॉट बी आस्क्ड कि चलो चलो करो करो ट्रांसफर करो इसको, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अबव नहीं है, इट इज सबऑर्डिनेट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्सेप्ट आप कभी लाइफ में पढ़े थे कि जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, सॉरी जब फ्री कंसेंट की कमी होती है आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पर भी वही चीज बोला जा रहा है कि अगर आप मांग रहे हो कि रिलीफ, पर वो आदमी बोल रहा है कि मैं ये क्लेम करता हूं मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, तो कॉपी करो इस 2 लाइन को सेक्शन 9 में, विथ एग्जांपल लैक ऑफ फ्री कंसेंट। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इक्विटेबल रिलीफ वर्ड को अंडरलाइन करो, एमसीक्यू में आएगा, इट इज एन डैश रिलीफ। एमसीक्यू में यहां से क्वेश्चंस आ जाएंगे, इट इज एन इक्विटेबल रिलीफ। स्टार्ट डूइंग इट एवरीवन, करना शुरू करिए। अंडरस्टूड एवरीवन? सेक्शन 9 समझ में आने लगा आपको कि जब कोई आदमी से आप कुछ क्लेम करेंगे, वो बोलेगा कि देखिए देखिए मैं ये चीज डिफेंस में क्लेम करता हूं, अंडर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे पास अधिकार है। जब फ्री कंसेंट ही नहीं है तो आप मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर कैसे बोल सकते हैं? पक्का? उसी तरह एक लास्ट चीज देख लीजिए, सेक्शन 17 कर लिया था क्या अभी आपने मेरे से बातों में कि जो आपके पास है ही नहीं वो आपसे नहीं लिया जा सकता? यस। और ये सेम राइट्स जो हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के हायर में भी अप्लाई करते हैं। कोई गाड़ी भाड़े पर देने की बात थी या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने की बात थी कार पर, अगर आप ये दिखा जाए कि वो तो उसका है ही नहीं, तो उसके फेवर में भी आप नहीं क्लेम कर सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। द अबव प्रोविजंस विल आल्सो अप्लाई। जो हम लोग यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी में पढ़े थे ना, क्या मैं सौदा कर लिया मेरा है ही नहीं तो कोर्ट मुझे फोर्स भी नहीं कर सकता है, दो तुम उसको सौदा किया है ना। सेम फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी का भी कोई सेल या हायर का सौदा हो जाता है तो कोर्ट मुझे फोर्स नहीं कर सकता। ओके, तो इस फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक सारे ओवर कर लिए जो टेक्निकल थे। आज ही अभी देख लीजिएगा, आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट वेडनेसडे कि आना है या घर से करना है, पर ये सारे हम लोग अभी कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो मच।